बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग हैलोजन का प्रिपरेशन सीखे थे फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। तो उसको बस मैं रिकैप कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो फटाफट ध्यान देना कि आपके पास हैलोजन, अगर आपके पास अल्कोहल रहेगा तो अल्कोहल को रिप्लेस करके हैलोजन लाने का तरीका क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो जब भी बोला गया, जब भी अगर पास ROH है तो ROH में हम PCl3 डाल दें, ठीक है, या PCl5 डाल दें, या फिर SOCl2 डाल दें। इन सारे केस में आपका बन जाएगा RCl, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको डिफरेंट टाइप का अगर आपको चाहिए, ठीक है, मतलब क्लोर की तो क्लोरीन ला रहा है, अगर आप रेड फॉस्फोरस के साथ अगर आप हैलोजन यूज करोगे X2, ठीक है, यहाँ जो X2 होगा इसमें आप जो हैलोजन है उसमें ब्रोमीन आयोडीन आप ले सकते हो, ठीक है। यानी जो X2 होगा वो ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है यहाँ पे। इसके समय क्या होगा, इसके समय आपका RX बन जाएगा, ठीक है। एक और तरीका हम लोग सीखे थे कि अगर हम इसमें ऐड करते हैं हम लोग HX एसिड, तो हम RX फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। HX वाले में ध्यान देना, HS वाले में बोला गया था कि इसमें रेट कंपेयर कैसे करेंगे। तो बोला गया है कि जो रेट होता है यहाँ पे, यानी किस अल्कोहल में रेट फास्ट होगा, तो बोला गया चूँकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन करना होता है, इस प्रोसेस में आपको डिहाइड्रेशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन होके क्या बनेगा, तो बनता है कटायन बनता है। क्या बनता है? कटायन बनता है, ठीक है। तो ऐसा सोच सकते हो आप, इसको मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ कि अल्कोहल पे पहले एसिड का जो H+ है उसको आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद क्या बनेगा, तो बनेगा आपका R, इस तरह का बनेगा। अब इसमें वाटर निकालोगे तो आपके पास बनेगा कटायन बनेगा, ठीक है। तो कटायन बनेगा तो ध्यान देना, अब कटायन का जो स्टेबिलिटी है वो रेट को गवर्न करेगा, तो जितना स्टेबल कटायन बनेगा उतना ही क्या हो, रेट फास्ट होगा। अब इस कटायन पे अगला स्टेप क्या होता है, रीअरेंजमेंट। चूँकि हम लोग रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़े नहीं अभी तक, तो और आपके एनसीईआरटी में रीअरेंजमेंट दिया नहीं हुआ है, तो जनरली ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है जहाँ पर रीअरेंजमेंट करना होता है। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही कटायन बनेगा तो अगला स्टेप क्या सोचना है आपको, रीअरेंजमेंट सोचना है। केमिस्ट्री में कहीं भी अगर कटायन फॉर्म करता है तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपके बुक में भी एनसीईआरटी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में कहीं भी रीअरेंजमेंट का स्कोप नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखेंगे जब वंस एनसीईआरटी खत्म हो जाए, इसको हम लोग सीखेंगे। तो रीअरेंजमेंट करेंगे, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद जो आपका कटायन बनेगा, तो मान लेते हैं ये कटायन बना है आफ्टर रीअरेंजमेंट, और इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें आप X- जो हैलोजन का नेगेटिव, यानी जो आपका एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है उसको ऐड करें तो क्या बनेगा आपका RX बनेगा। तो ध्यान ना, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं यहाँ पे कटायन फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे कटायन फॉर्मेशन हुआ है। तो बोला गया है जो रेट होता है, तो HS का जो रेट होगा वो प्रोपोर्शन टू होगा। हम इस प्रोसेस का रेट का बात करें, इस प्रोसेस का रेट का बात कर रहे हैं, तो प्रोपोर्शन टू होगा स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, स्टेबिलिटी ऑफ R+। तो आपको एक मैं ब्रीफ डिस्कशन दे चुका हूँ कि कटायन की स्टेबिलिटी कैसे करना होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जज कर लेना। अब एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में सिंपल केसेस को लेता है। एनसीईआरटी में सिंपल केसेस में सिर्फ डिग्री पे लेता है, आई इफेक्ट यानी डिग्री के बेसिस पे। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी में लिखा होगा कि रेट होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी अल्कोहल का जो डिग्री है वो 3 to 1 होगा, तो रेट ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का कटायन स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ध्यान देना। एनसीईआरटी इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि वो सिंपल केस लेता है। अब आपको पता है, ध्यान देना, कि यहाँ पे जैसे मान ले कि ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल 2 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है। और हम जो अल्कोहल यहाँ पे ले रहे हैं ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है।
ठीक है। और यहाँ अल्कोहल एक ले रहे हैं हम, ठीक ध्यान देना, अल्कोहल ले रहे हैं भी, ये भी आपका 2 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर देखोगे तो किस में रेट फास्ट होगा तो हम एच एस ऐड करेंगे, तो देखो सबका कटायन पहले चेक कर लो। अल्कोहल हटेगा तो कटायन क्या बनेगा जी, तो चलो हम लोग अल्कोहल में एच एस के ऐड करने पे जो रेट होता है उसको स्टडी कर रहे थे, तो ध्यान देना। तो इसमें आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो रेट होगा, जो रेट होगा तो रेट होगा 3D 2D 1D, ठीक है। बट ध्यान देना कि आपको फॉलो करना है कैडेंसिबिलिटी, हमारा मोटो क्या रहेगा, तो हम फॉलो करेंगे। तो रेट हमारा जो रेट होगा, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ आर प्लस, ठीक है। जैसे ध्यान देना, अगर आपके सामने हम केसेस ले रहे हैं, जैसे मान ले ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, और एक अल्कोहल हम ले रहे हैं जो कि प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, CH2OH। तो बोला जाए कि किस में रेट ज़्यादा है, तो अब क्या करना, पहले कटायन बना लेना। तो यहाँ कटायन ऐसा होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, इसमें 6 अल्फा एच है, और यहाँ का कटायन ऐसा होगा, यहाँ पर अल्फा एच तो नहीं है, बट यहाँ पर रेजोनेंस है। तो को पता है कि रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है ज़्यादा बड़ा इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा लार्जर बेटर इफेक्ट होता है। और अगर हम यहाँ बोल दें कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, तो यहाँ पर कटायन कैसा बनेगा, तो यहाँ पर कटायन बनेगा, ये हुआ एरोमेटिक, ठीक है। तो आपको हम कटायन स्टेबिलिटी का हम लोग ब्रीफ पढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जज करोगे तो सबसे बेटर स्टेबल कौन होगा, तो सबसे स्टेबल ये वाला होगा, एरोमेटिक। सबसे स्टेबल कौन होगा, एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस और फिर अल्फा एच। इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट कंपेयर करें, इसमें 1 2 3 कर दें, तो देखो इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है, लेकिन फिर भी 1 डिग्री ज़्यादा रेट फास्ट होगा। तो इसमें ध्यान ना, जो रेट होगा, रेट फास्टर कहाँ होगा, तो रेट फास्टर होगा थर्ड में, थर्ड के बाद 2 होगा, लास्ट में होगा 1। तो एनसीईआरटी में क्या है ना, एनसीईआरटी में तो डीप में नहीं जाता है, तो एनसीईआरटी सिंपल क्या डिग्री के बेसिस पे बस बात करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 3 to 1 जो दिया हुआ है ना, उसका बेसिस समझना, उसका बेसिस पर डिग्री है नहीं, आई इफेक्ट है। बट हम लोग को पता है कि आई इफेक्ट से ज़्यादा बड़ा इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है, और क्या होता है, एरोमेटिसिटी होता है। तो हमको जो पढ़े उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट भी याद रखना है, और हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इतने तरीके से हम हाइड्रोजन को हटा के क्या ला सकते थे, इतने तरीके से हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं आपके आर में, अल्कोहल को हटा के। अब इन सारे प्रोसेस में सबसे बेस्ट माना गया इसको, ROH में डालते हैं अगर हम थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 को बोलते हैं हम लोग थायोनाइल क्लोराइड। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसको शॉर्टकट ऐसा सोच सकते हो आप कि SOCl का ClCl हटा दे, तो आप यहाँ से इसको बॉन्ड तोड़ ले, बन जाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या होता है कि HCl भी गैस होता है, SO2 भी गैस होता है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्योर मिलता है, इसका प्योर फॉर्म मिलता है आपको, यानी आपको फर्दर प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है बेस्ट मेथड, ठीक है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हलाइड।
ठीक है, ये ध्यान देना। तो लास्ट क्लास में पहले हम लोग इसको कवर किए थे। अब ध्यान दोगे, इसके अलावा बाद हम लोग लास्ट क्लास में फिर क्या सीखे थे कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, सीएन का तो हम बता चुके हैं। सीएन का हाइड्रोलिसिस से क्या होता है जी कि अगर H+H2 दिया रहेगा तो डायरेक्टली चला भेज देना सीएन को COH में, सीएन ग्रुप चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस पार्शियल लिखा रहता है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा रहेगा, मतलब इसको भेजना आपको अमाइड में, इसको भेजना है अमाइड में। ठीक है, बात समझ में आया। और अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या होगा, एसिड बन जाएगा। तो दो चीज़ें ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जैसा ऐसा लिखा रहेगा CN है, हाइड्रोलिसिस करके A बना है, और A के बाद एक रिएजेंट अगर दिया रहेगा NaOH-Br2, तो ध्यान देना NaOH-Br2 हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक किसके लिए, एक कौन से नेम रिएक्शन में यूज होता है। तो NaOH and Br2 यूज होता है आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, और ये होता है, ये किस पे काम करता है, तो ये अमाइड पे काम करता है, ये अमाइड ग्रुप पे एक्ट करता है। तो जैसे आपके पास ये रिएजेंट आपको दिखेगा ना NaOH-Br2, तो आपको समझ जाना कि आपके पास रिएटेंट में अमाइड लिंक होगा। इसका मतलब जहाँ पे कंपाउंड A बना हुआ है, इस कंपाउंड A में अमाइड लिंकेज होगा। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं हुआ है कि CN का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और यहाँ पे A में अमाइड, और A में जो रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं वो अमाइड पे एक्ट करता है। इसका मतलब जो हम हाइड्रोलिसिस किए हैं वो पार्शियल हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको लिख के नहीं देगा, आपको क्वेश्चन लिख के नहीं देगा कि हम हाइड्रोलिसिस पार्शियल कर रहे हैं कि कंप्लीट कर रहे हैं, बट आपको प्रोसेस में देख के समझ जाना है कि आपका हाइड्रोलिसिस पार्शियल हुआ है कि कंप्लीट हुआ है। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली कुछ नहीं लिखेगा तो मतलब आपको हाइड्रोलिसिस को पूरा कर देना है, यानी आपका CN ग्रुप चला जाएगा COH में। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा लिख के, अगर ऐसा आ रहा है, इस तरह का चीज़ आ रहा है, तो मतलब आपको सोचना है कि आपका जो रिएक्टेंट होगा उसमें अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, यानी आपका हाइड्रोलिसिस क्या हुआ है, पार्शियल हुआ है। ठीक है, ये हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखे तो चलो सोडा लाइम कैसे काम करता है। तो सोडा लाइम क्या होता है, NaCO। इसे शॉर्टकट में क्या समझा था आपको कि जब भी कोई एसिड ग्रुप होगा तो एसिड से क्या करना है, अगर ये रिएजेंट रहेगा तो क्या करना है, इस CO2 को हटा देना है और R से H को लिंक कर देना है, R से H को लिंक कर देना है, R से H लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे पोलवेल्ट लाइसिस। तो पोलवेल्ट का शॉर्टकट क्या है चलो, तो पोलवेल्ट लाइसिस का शॉर्टकट ये था कि कभी भी आपके पास कभी भी एसिड का सॉल्ट होगा ना, एसिड का सॉल्ट होगा अगर मान लेते हैं आपके पास, और इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो करना क्या, सिंपली कुछ नहीं करना है, इस R ग्रुप को पकड़ना है। ठीक है, और इसको 2R कर देना है। ठीक है, इसको 2R कर देना है, आपको R ग्रुप पकड़ना है एंड 2R कर देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, मतलब बाकी से मतलब नहीं है, बस इतने से मतलब आपको है। ठीक है, अब देखो ना, कोलबे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोलबे जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आप पढ़े होगे कि कैथोड पे Na+ बच जाता है और एनोड पे OH- बच जाता है। तो सिस्टम में जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो pH है सिस्टम को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, नेक्स्ट उसका हम लोग कवर किए थे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए। ध्यान देना, इसका जो रिएजेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो रिएजेंट क्या होगा, आइदर NaOH होगा या तो KOH होगा, N+Br2 होगा। ठीक है, अब NaOH और KOH में अल्टीमेटली कौन सा पार्ट एक्ट कर रहा है, तो आपका जो OH- है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो OH- प्लस Br2, यानी सेम ही रिएजेंट को हम लिख सकते हैं 3 तरीके से। तो पहला लिख सकते हैं NaOH या फिर KOH-Br2 या फिर OH- प्लस Br2। अब ध्यान देना, जो NaOH एंड KOH होगा वो Br2 से रिएक्ट करके फॉर्म करता है NaBr या KOBr। तो अगला तरीका से लिखने का है, आइदर आप लिख सकते हो KOBr या लिख सकते हो NaOBr। ठीक है, या फिर लास्ट जो तरीका से लिखने का है, आप लिख सकते हो OBr- या BrO-। तो इसमें से कुछ भी अगर लिखा रहेगा ना, इसमें से कुछ भी लिखा रहेगा, मतलब आपको समझना है कि आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करना है कब, जब आपका रिएक्टेंट होता है अमाइड, इसका रिएक्टेंट होता है अमाइड।
ठीक है। तो अमाइड वाले सिस्टम में इसको यूज करना है। और इसमें होता क्या है कि अगर अमाइड दिया रहेगा और इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर दिया रहेगा तो सिंपली कुछ नहीं करना है। अमाइड जो दिख रहा है आपको, तो अमाइड के बीच में सीओ ग्रुप होगा, तो इस सीओ ग्रुप को हटा देना, इसको हटा देना बस। और आर को लिंक कर देना NH2 से, आर को लिंक कर देना NH2 से, यानी आपको बन गया प्राइमरी मीन, आपको बन जाएगा प्राइमरी एमिन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही काम करोगे, इस क्वेश्चन में यही काम करोगे, ये हट गया और जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ भी हट जाएगा और जोड़ दोगे। ठीक है, तो इसका काम बहुत आसान है, इसका काम बहुत आसान है। तो ऑलरेडी हम लोग कल कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का जो बैलेंस इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। इसका बैलेंस इक्वेशन आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है और आपके एंसर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान देना। इसमें होता है क्या है कि अमाइड के साथ NaOH होता है, तो ये बनता है प्राइमरी अमीन, और जो CO ग्रुप है ये जाता है सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, और NaBr फॉर्म करता है। ठीक, तो यहाँ जो बैलेंस इक्वेशन बता रहा है, क्या बताएगा कि यहाँ पे NaOH का नंबर 4 होगा, 4 मोल होगा, और Br2 का नंबर 1 मोल होगा। इसका बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, अगर बैलेंस इक्वेशन याद नहीं भी होता तो आप क्या करना, बाई प्रोडक्ट को याद कर लेना इसका, सोडियम कार्बोनेट एंड NaBr। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो इसको आप बैलेंस कर पाओगे, तो अपने आप इसको बैलेंस आप कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान देना। ये रहेगा ऑल अबाउट प्रीवियस क्लासेस। तो लास्ट क्लास में लोग यहाँ तक सीखे थे। आज के क्लास में क्या करना है, इससे हम लोग आगे मूव करते हैं। तो अगला जो रिएजन आपके पास है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉट इन एनसीईआरटी, इसका मतलब इसको बोर्ड में आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रिएजेंट का नाम है AgOHNX2, AgOHNX2, और X2 जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसमें आप ले सकते हो। ठीक है, और इसका जो रिएक्टेंट होता है किस पे अटैक करता है, तो अटैक करता है एसिड पे। इसका रिएक्टेंट होगा आपका एसिड। बहुत सिंपल काम क्या करना आपको बच्चों लोग, आप जो एसिड है, एसिड में जब इस रिएजेंट को आप ऐड करते हो, किसको, AgOHNX2 को, करना क्या है, आपके एसिड का COH जो है उसको हटा देना है, हट जाएगा, और उसके बदले क्या हो जाएगा, आपका X आ जाएगा, उसके बदले आपको X जोड़ देना है बस। यानी COH को हटा के आपको X को ला देना है, आपको X को लगा देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस रिएक्शन का नाम क्या बोला गया, तो इसको बोला गया हंस डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इसका बोला गया है इसको हंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, हंस डीकर रिएक्शन बोला गया है। अब ध्यान ना, तो इसका काम समझ में आ गया। तो कभी कभी बोलेगा ना, जैसे यहाँ देखोगे 1 2 3 एसिड दिया हुआ है, बोलेगा तीनों में हमको रेट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ध्यान ना, जिस एसिड में हिंड्रेंस कम होगा ना, उसका रेट फास्ट होगा। तो इसका जो रेट होता है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब जहाँ पे आपका बल्किनेस कम होगा वहाँ रेट फास्ट होगा। ठीक है, यानी जो जितना छोटा एसिड होगा ना, उतना रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में अगर हम देखें, रेट कंपेयर करें, तो 3 में थोड़ा सा क्या है, सेकंड डिग्री, यहाँ इस पॉइंट जहाँ पे एसिड लिंक है उसका डिग्री सेकंड है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ऊपर में हिंड्रेंस क्या है, कम है, यहाँ पे कम है। तो क्या होगा, रेट क्या होगा, तो रेट ऊपर वाले का रेट क्या होगा, फास्टर होगा एज कम्पेयर टू बॉटम वाला। ठीक है, ये ध्यान देना। तो इस रिएक्शन का रेट होता है हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा वहाँ रेट फास्टर होगा। ठीक है, और ये किस मैकेनिज्म को ओबे करता है, जिसको हम लोग बाद में सीखेंगे। मैं मैकेनिज्म का नाम बता दे रहा हूँ, तो इट ऑकर वाया SN2 मैकेनिज्म, SN2 के थ्रू होता है। तो इसका भी नीड नहीं है आपको, बस ये जान लेना कि रेट जो होता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है, वो हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हुआ ऑल अबाउट हुंसडीकर रिएक्शन में। चलो, इसमें कुछ नहीं करना है, आपके COH को हटा के X लगा देना है। रिएजेंट क्या है,
AgOH एंड X2 है, ठीक है, ये लगा देना आपको, पता है ना। अगला होता है अल्केन का हैलोजनेशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अल्केन का हैलोजनेशन। तो हम लोग का बेसिक फोकस है मोनो हैलोजनेशन, यानी अगर हम सिंगल हैलाइड जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम हैलाइड जब ऐड करते हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें मोर देन वन हैलाइड आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी हमको पढ़ना है अगर हम सिंगल हैलाइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो मीथेन में हैलाइड हम ऐड करें तो क्या करेंगे, Cl2+ हैलाइड ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cl फॉर्म कर जाएगा, CH3Cl फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। Br2 सलाइड में क्या ऐड होगा, तो Br ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो हम हैलाइड में क्लोरीन ब्रोमीन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्लोरीन या ब्रोमीन कहाँ ऐड करते हैं, ध्यान देना। तो इस केस में सारा पोजीशन सेम है तो कहीं भी ऐड कर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन प्रोपेन लिया हुआ, तो प्रोपेन में अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, तो इसमें क्लोरीन क्या होगा, बीच में ऐड कर दिए हैं और ब्रोमीन भी बीच में ऐड हो गया है, ठीक है। यानी जहाँ पे आपका रेडिकल स्टेबल होगा ना, रेडिकल रेडिकल मतलब कटायन की तरह सोच सकते हो, रेडिकल को आप कटायन की तरह सोच सकते हो। तो अगर हम देखते हैं तो बीच में रेडिकल फॉर्म कर रहा है, तो बीच का जो रेडिकल है वो आपके साइड वाले रेडिकल से स्टेबल है, साइड वाले रेडिकल से स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्फाज कितना होगा, तो यहाँ का अल्फाज इसको बोलेंगे और यहाँ का अल्फाज यहाँ दोनों जगह होगा। तो बीच वाले रेडिकल में आपका 6 अल्फा एच होगा और यहाँ पे कितना होगा, 2 अल्फा एच होगा। रेडिकल स्टेबल कहाँ दिख रहा है आपको, बीच में। तो ध्यान देना। तो एक पॉइंट, की पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी हम हैलोजन प्लस सनलाइट का यूज़ करते हैं और अगर हम ब्रोमीन होगा, अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन वहाँ ऐड होता है जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा। ब्रोमीन को वहाँ ऐड करोगे जहाँ रेडिकल स्टेबल होगा, ठीक है। क्लोरीन का जो मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ब्रोमीन ध्यान देना, ब्रोमीन वहाँ ऐड होता है, ऐड ब्रोमीन टू पोजीशन वेयर रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो ये हम बात कर रहे हैं Br2+ सनलाइट का, ठीक है। तो Br2+ सनलाइट में बस आपको फॉलो क्या करना है, जहाँ पे स्टेबल होगा वहाँ पे Br2, वहाँ पे Br को जोड़ दोगे। बट क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, क्लोरीन में कॉम्प्लेक्स मैग्नीन चलता है जिसको हम लोग आराम से कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रोमीन पे क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ब्रोमीन के लिए बहुत सिंपल फंडामेंटल फंडा है कि जहाँ पे रेडिकल स्टेबल हो वहाँ पे Br को ऐड कर देना, वहाँ पे Br को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें कहाँ रेडिकल स्टेबल होगा, बीच में, तो Br वहाँ ऐड हो गया। इसमें रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, बीच में, क्योंकि यहाँ पर अल्फा H9 हो जाएगा तो यहाँ पे Br को आप ऐड कर दोगे। सिमिलरली ओनली H इज रिमूव, ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब आपको H को हटा के आपको Br को जोड़ना है। कहाँ से H हटाओगे, जहाँ पर आपका रेडिकल स्टेबल होगा, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे ध्यान रखो, चलो यहाँ पे आपके पास टोटल क्वेश्चन कितना दिया होगा, तो 5 क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8 एंड 9 नंबर, इनको सॉल्व करोगे फास्ट। तो 5, 6, 7, 8, 9 को सॉल्व करोगे आप। तो बच्चों ध्यान दोगे, जब पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे कि रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, तो ध्यान देना फर्स्ट क्वेश्चन में रेडिकल स्टेबल इस पॉइंट पे होगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा उसका अल्फा एच कितना दिख रहा है आपको, तो अल्फा एच यहाँ पे 3 यहाँ दिखेगा, 3 यहाँ दिखेगा, 2 यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे 8 अल्फा एच है। बाकी किसी पोजीशन पे अल्फा एच उससे कम दिखेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा और वहाँ पे ब्रोमीन को डाल दोगे, ठीक है। यानी बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे भी हम हटाते हैं ना, तो वहाँ का हाइड्रोजन हटता है, वहाँ का हाइड्रोजन आप हटाते हो तो हाइड्रोजन हट के रेडिकल बनता पहले और फिर वहाँ पे Br रेडिकल अटैक करता है। तो इस तरह से आपका RBr फॉर्म करता है, ठीक है। सिमरन ध्यान देना, 6 नंबर में ध्यान देना, 6 नंबर में आपको अल्फा एच के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे आपका अल्फा एच कितना दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा एच दिख रहा होगा 8, ऊपर में 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे अल्फा एच 8 दिख रहा है आपको यहाँ पे,
इस पोजीशन पे। लेकिन ध्यान देना, अगर हम इस पोजीशन को फोकस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेडिकल बनाओगे तो बगल में क्या है, डबल बॉन्ड है, दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे अगर रेडिकल फॉर्म करते हो तो पास में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा रेडिकल में। अब अल्फा एच यानी हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में बड़ा इफेक्ट क्या होता था, वो पता है कि रेजोनेंस इज अ बिगर इफेक्ट, ठीक है। इसलिए आपका इस केस में ब्रोमीन ऐड होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ऐड करोगे, इस पॉइंट पे आपको ऐड करना है, ठीक। तो ब्रोमीन यहाँ ऐड हो गया है। तो अल्फा एच वाले रूल को वाले डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि आपका रेजोनेंस यहाँ पे जो रेडिकल फॉर्म करता है वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होता है, इसलिए रेडिकल यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए ब्रोमीन को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जेएमएन में पूछा हुआ है, ये जेएमएन में आ चुका है, जेएमएन में आया हुआ है, रिसेंट में ही आया हुआ है। इसमें ध्यान देना, इसमें बोला जाएगा रेडिकल स्टेबल कहाँ पे, ध्यान देना, वो दिख रहा है कि इसमें चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है सिस्टम में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस यहाँ भी हो सकता है और रेजोनेंस यहाँ भी होगा, तो दोनों जगह रेजोनेंस पॉसिबल है। अब उन दोनों में चेक करते हैं अल्फा एच कितना होगा, तो यहाँ का जो अल्फा एच होगा तो 3 यहाँ से होगा, 1 यहाँ से होगा, ठीक है। तो उस पोजीशन का अल्फा एच कितना हो जाएगा, तो अल्फा एच हो जाएगा 4, और इस पोजीशन का अल्फा एच की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा एच प्लस होगा 2, तो दोनों में रेजोनेंस होगा, और अल्फा ज़्यादा कहाँ है, तो अल्फा ज़्यादा यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। इसका मतलब आपका ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा, ब्रोमीन आपका यहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना, 8 में क्या करोगे आप, 8 में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे रेडिकल सबसे स्टेबल होगा, तो वहाँ पे रेडिकल फॉर्म करेगा और बी आर ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देना, 9 में देखोगे तो इस पॉइंट पे अल्फा ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे अल्फा कितना होगा, 3 3 6 तो 8 होगा। बट ध्यान देना, अगर इस पॉइंट को तुम फोकस करते हो यहाँ पे अगर रेडिकल बनेगा तो इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रिंग का रेजोनेंस होगा, आपका रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, तो रेडिकल स्टेबल होगा इस पॉइंट पे, रेडिकल स्टेबल होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे रेडिकल स्टेबल होगा, इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप CH2 को यहाँ पे छड़ा के यहाँ पे Br को जोड़ोगे, यहाँ पे Br को जोड़ोगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 तक का सोल्यूशन बच्चों लोग। बताओ ना, कभी क्या होता ना क्या के पास स्टेबल रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान देना, आपको पढ़ चुके हो कि रेडिकल ट्रीट रेडिकल लाइक कार्बोकैटायन, यानी रेडिकल को आप कार्बोकैटायन की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो। तो जो कॉन्सेप्ट आप कैटायन पे अप्लाई करते हो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग सीखे थे कि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। दीज कैटायंस आर वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैटायन अनस्टेबल होगा तो हम सेमी लॉजिक से हम बोल सकते हैं क्या कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पे अगर रेडिकल फॉर्म कर जाएगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे डायरेक्टली रेडिकल को बना नहीं सकते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे हम डायरेक्टली रेडिकल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अगर हाइड्रोजन तुम हटाओगे तो आपका रेडिकल कहाँ बनेगा, तो अगर हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो रेडिकल बनेगा डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग का हम बात करते हैं तो बेंजीन से अगर हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो सारा पोजीशन चूंकि सिमेट्रिकल है तो मान लेते हैं कि ऊपर से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं, उस केस में आपका रेडिकल ऐसा बनेगा। तो दोनों केस में गौर करना, दोनों केस में आपका जो रेडिकल फॉर्म कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, वो डबल बॉन्ड के ऊपर फॉर्म कर रहा है। तो ऐसा रेडिकल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो जब भी ध्यान देना, जब भी आपका सिस्टम में अगर स्टेबल रेडिकल फॉर्म नहीं करेगा और आपका पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप याद रखोगे
तो बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान देना, whenever a radical is unstable and pi bond is present in the molecule, then break pi bond, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना। मान लेते हैं कि इस तरह का मॉलिक्यूल दिया हुआ था आपके पास, तो यहाँ पे रेडिकल अनस्टेबल बन रहा है, यहाँ पे कोई पोजीशन ऐसा नहीं है जहाँ पर रेडिकल स्टेबल बनेगा। तो आप क्या करोगे, आप जब इसमें ऐड करोगे हेलोजन प्लस सनलाइट को, अब तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा मतलब क्या होगा कि पाई बॉन्ड टूटेगा तो डॉट डॉट में टूटेगा, और दोनों जगह क्या हो, दोनों जगह क्लोरीन को लगा देना। अल्टीमेटली क्या बनेगा, CH2Cl। ठीक है, सिमिलरली आपका जब बेंजीन होगा और Cl2 सनलाइट होगा, तो यहाँ भी देखोगे यहाँ पे कहीं भी रेडिकल स्टेबल नहीं है, यहाँ पे कहीं भी रेडिकल स्टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारा पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो सारा पाई टूटेगा तो क्या होगा, रेडिकल जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दें। यहाँ पे 6 जगह पे आपका क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम होता है BHC, बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो चलो हम लोग मोनो हेलोजन कवर कर लिया, उसमें भी ज़्यादा हम लोग फोकस किए हैं ब्रोमिनेशन पे, क्योंकि ब्रोमिनेशन को स्टडी करना आसान था। ठीक है, क्लोरीन पर अगर बोलेंगे तो क्लोरीन का स्टडी थोड़ा मुश्किल था, इसलिए क्लोरीन को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्लोरीन में इतना सिंपल प्रोडक्ट नहीं बनता है जितना सिंपल ब्रोमीन में बनता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो ध्यान देना, तो अल्कोहल से हाइलाइट बनाने का तरीका को समझ में आ गया, HXSOCl2। ठीक है, अल्केन रहेगा तो हाइलाइट कैसे बनेगा जी, तो X2 प्लस सनलाइट से हाइलाइट बना सकते हो। और अगर एसिड से हाइलाइट कैसे बनेगा, तो AgOH प्लस X2, यानी हुंस-डिकर रिएक्शन से आप हाइलाइट बना सकते हो। ठीक है, इसमें ध्यान देना, अगर आपके पास अल्कीन रहेगा, अल्कीन, तो अल्कीन में आप HX ऐड करोगे तो आप लोग पढ़ चुके मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास CH3 CH, अगर ऐसा हम दे दे कोई कंपाउंड यानी प्रोपीन दे दे, उसमें अगर सिंपल HBr ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो सिंपल HBr में क्या होगा, ब्रोमीन बीच में आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें HBr डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, HBr प्लस परऑक्साइड अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, आपको ब्रोमीन ऐड हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक, ये ध्यान देना आप। ठीक है, अब ध्यान हो गया, तो ये आपका हाईलाइट का तरीका, बनाने का तरीका हो गया, अलग अलग तरीके से आप हाईलाइट कैसे बनाते हो। अब ध्यान ना, हाईलाइट का हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। अभी बस आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि जब भी हाईलाइट रहेगा ना, तो जब भी हाईलाइट रहेगा उसमें हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका बहुत सारा मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे SN1 SN2, SN1 होता है, SN1 प्राइम होगा, SN2 होता है, SN2 प्राइम होता है। ठीक है, SNI होता है इसी के अंदर, SNAR होता है, SNNGP होता है। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बस दो ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है SN1 SN2 बस दिया हुआ है, बट ये बाकी भी हम लोग कवर करेंगे।
ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग कभी आराम से कवर करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें कि जब भी हैलाइड रहेगा ना, जब भी हैलाइड रहेगा, तो जब भी आपके पास RX रहेगा और आप उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हो, तो सिंपली क्या करना, अभी के लिए बस इतना सोचो कि आपको X को हटाना है, आपको X को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देना है, तो RNU ऐड हो जाएगा और आपका X बाहर चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान ले कि KCN है, तो ध्यान देना KCN एक आयनिक कंपाउंड है, KOH है, KOH एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करो तो उसका आयन में ब्रेक कर देना, उसका आयन में उसको ब्रेक कर दोगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि आयनिक कंपाउंड को पहले आयन में ब्रेक कर दो, तो इसमें आयन बनेगा K+ आयन बनेगा और CN- आयन बनेगा। तो मेरे को इंटरेस्ट है इससे, देखो K+ का कोई काम नहीं होता है, आपके मेटल के कैटायन का कोई रोल नहीं होता केमिस्ट्री में, तो बस ये सॉल्यूशन में रहेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका मेन काम होगा किससे, CN- से। KOH में क्या होगा, K+ बस सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, इसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका होगा, OH- का। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आसान लिखा रहेगा KCN, तो इसमें अपने काम का चीज़ क्या है जी, तो काम का चीज़ है CN-। क्या करेगा, तो R में X हटाएगा, CN आ जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं KOH का, तो KOH में काम का आयन कौन सा है, तो OH-। ये करेगा क्या, X को रिमूव करेगा, OH आ जाएगा, यानी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, ऐसा बहुत सारा और न्यूक्लियोफाइल होगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर देंगे सारा चीज़। ठीक है, तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट था उसको मैं बता दिया। इंपॉर्टेंट था आपके पास KCN और KOH, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको हमने कवर कर लिया। बात समझ में आ गया? अब ध्यान ना, आपको एक छोटा सा चीज़ याद रखना है कि जब भी आपका हाइड्रोजन लिंक होगा, जब भी आपका हाइड्रोजन लिंक होगा किससे, डबल बॉन्ड से अगर लिंक होगा, उस केस में आप न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन मत करना, यानी यहाँ होगा नो रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर क्लोरीन लिंक है डबल बॉन्ड से, तो अगर अगर आपका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से अगर लिंक होगा तो उसके में रिएक्शन मत करना, क्योंकि इस केस में होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें रेजोनेंस होने के कारण क्या होता है, जो CX बॉन्ड है, इन सारे केस में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ये जो CX बॉन्ड का जो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड जो है इट अक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को अक्वायर करता है। इससे क्या होता है, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो CX बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए बॉन्ड टूटेगा नहीं, इसलिए बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो जब भी आपका जो हाइड्रोजन है लिंक होगा डबल बॉन्ड से डायरेक्टली, तो उसके इसमें आप रिएक्शन को मत करना, इसका बॉन्ड को तोड़ोगे नहीं। ठीक है, और एक और लिस्ट में ऐड कर देना, इस टाइप का हाइड्रोजन यहाँ पे भी देखोगे, इसको बोलते हैं लोग ब्रिजहेड पोजीशन, क्या बोलते हैं, ब्रिजहेड पोजीशन। वहाँ पे भी रिएक्शन मत करना। ये दो ऐसा केस है जहाँ पर रिएक्शन नहीं करना है, यानी न्यूक्लियोफाइल वाले रिएक्शन को नहीं करना है। ठीक है, जब भी डबल बॉन्ड से लिंक होगा हाइड्रोजन वहाँ नहीं करेंगे, जब भी ब्रिजहेड पॉइंट रहेगा वहाँ पर रिएक्शन मत करना। ठीक है, तो बस ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है।